हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? ओ आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर। और मंथली करंट अफेयर में हमने पिछली क्लास में देखा था राजस्थान की मंथली करंट अफेयर की सितंबर मंथ की। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, इंटरनेशनल और नेशनल वालों की। तो राजस्थान हमारा कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में चर्चा की थी। और आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे जी किसके बारे में, तो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू की इस सीरीज को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न है, 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी तियानजिन चीन और ऑप्शन डी ताशकंद उज्बेकिस्तान। यहाँ पर पहले एससीओ के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये है शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संगठन। अगर हम इस संगठन की बात करते हैं तो इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस संगठन की स्थापना हुई थी 2001 में। कहाँ पर? तो भाई शंघाई चीन में। और ये जो संगठन है उसको अगर हम बात करें तो इसे पहले शुरुआत में जो है शंघाई 5 भी कहा जाता था। और ये जो संगठन है वो उसके द्वारा हम बात करें तो इसके स्थायी सदस्य कौन थे? भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। शुरू में जो है मध्य एशिया के जो कंट्रीज थे उनमें से आपको ध्यान रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसका जो है सदस्य नहीं था। ये जो है यूरेशिया का एक बहुत बड़ा संगठन है और हर साल इसकी क्या होती है? तो हर साल इसकी बैठक होती है। तो हर वर्ष जो है इसका एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन सालाना रूप से किया जाता है। और भारत और पाकिस्तान इसके जो सदस्य हैं वो कब बने हैं? तो पाकिस्तान व भारत सदस्य इसके कब बने थे? 2017 में अस्ताना वाला जो सम्मेलन था उसमें। ये भी ध्यान रखना है। और हर साल जो शिखर सम्मेलन होता है तो इस बार कौन सा शिखर सम्मेलन है जी? ये 25वां शिखर सम्मेलन है। तो 25वां जो शिखर सम्मेलन है उसके आयोजन की बात करें तो वो आयोजन हुआ है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक। कहाँ पर हुआ है? तियानजिन में। तियानजिन, और तियानजिन कहाँ है? तो चीन में है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसमें 20 राष्ट्रों के अध्यक्ष शामिल हुए थे और ये अब तक का एससीओ का सबसे बड़ा सम्मेलन है जिसमें मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी जो मुद्दा था, ये ऑपरेशन था, उस पर काम किया गया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो सही आंसर क्या है जी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महिला एशिया कप 2025 की भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शन ए सविता पूनिया, ऑप्शन बी सलेमा टेटे, ऑप्शन सी दीपिका, ऑप्शन डी वंदना कटारिया। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम जो है ये टीम, ये जो कप है वो जीत चुके हैं। और ये कप कहाँ हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महिला एशिया कप 2025, और ये जो महिला एशिया कप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ है। कहाँ पर, कब? तो 5 से लेके 14 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है। हांगजू, हांगजू जगह कहाँ है जी? चीन में है, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। और इसमें भारतीय महिला हॉकी जो टीम है, भारतीय महिला हॉकी टीम, और इस महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो कौन है? वो आपको ध्यान रखना है, सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो है कौन है? इस टीम की कप्तान है। और ये जो है भारतीय जो टीम है उसके एक जो 20 सदस्यीय दल था वो यहाँ गया था और नो डाउट इन्होंने जीता भी है। अगले वर्ष ये जो है महिला विश्व कप हॉकी 2026 में
जो है बेल्जियम में और नीदरलैंड में होने वाला है। वहां पर अलग अलग पुल है। भारत को पुल बी में रखा गया था, जिसका मुकाबला जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होने वाला है। और ये अभियान जो है 5 सितंबर से थाईलैंड से शुरू हो जाएगा, फिर जापान से होगा, फिर सिंगापुर से, और ये सब हो चुका है। यानी अब ये जो है मैच अभी हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है सलीमा टेटे। अगला प्रश्न, BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कोई नहीं तो है नहीं, आपको ध्यान रखना है BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है जी पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। और यदि हम बात करें कि इसमें कांस्य पदक किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो कांस्य पदक आपको ध्यान रखना है। और कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारतीय जो जोड़ी है उसके द्वारा जीता गया है। ये किसका है? तो बैडमिंटन की चैंपियनशिप है और ये जीता है भारतीय जो टीम है उसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, साईराज व चिराग शेट्टी ने ये जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का संबंध अगर आपसे पूछ ले किस खेल से है, तो इनको ध्यान रखना बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। इनको किसने हराया है? तो सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को हराया है चीन के चेन इबियोंग और लियो यू इन। ठीक है, तो किससे हारे हैं? यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको कौन सा पदक मिल गया है? तो इनको मिल गया है जी कांस्य पदक, और कांस्य पदक के बाद इनको मिला है जी सिल्वर पदक। और अगर बोले भाई गोल्ड पदक किसको मिला है, ठीक है, तो गोल्ड पदक यहाँ पर प्राप्त हुआ है किसको? तो ध्यान रखना चीन के येन बियोंग को। ठीक है, चीन के येन बियोंग को और ली यू को और ली यू। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, लियू ई को भी ध्यान रखना है और साथ में आपको ध्यान रखना है येन बियोंग को भी। और इन्होंने 9-1 की बढ़त बनाकर भारतीय जो जोड़ी है उसको हरा दिया था। और भारतीय जोड़ी को जो क्या है यहाँ पर सेमीफाइनल जो मैच था वहां तक तो पहुंची, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पर इसे सिल्वर मेडल मिल गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, इडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी टी सोमनाथन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इडा के नए चेयरमैन बने हैं अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ कौन है? तो अजय सेठ पूर्व में वित्त सचिव भी रह चुके हैं। इनको बनाया गया है, वित्त सचिव रह चुके हैं। अब इरडा की बात करते हैं। तो भाई इरडा क्या है? तो इरडा जो है एक पेंशन नियामक संस्था है, पेंशन विनियामक संस्था है, विनियामक संस्थाएं, यानी पेंशन से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज है उन सबको रेगुलेट करने का काम ये करती है। और इन्होंने अगर बात करें नियुक्ति कब तक होगी, तो इनकी जो नियुक्ति है 3 साल या 65 वर्ष रहने वाली है। कितने? 3 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहने वाला है। किसका? अजय सेठ का। तो अजय सेठ का नाम ध्यान रखना। और ये जो है किसकी? तो इनको ध्यान रखना पेंशन है, ये बीमा की है, सॉरी वो पैडा है। बीमा नियामक कंपनी है, यानी बीमा से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसको रेगुलेट करने का ये काम करती है। और इडा जो है इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत का नया हाई एल्टीट्यूड खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीनगर। भारत का नया
हाई एल्टीट्यूड खेल प्रशिक्षण केंद्र, यानी एक ऐसा खेल प्रशिक्षण केंद्र जो हाई एल्टीट्यूड पर बनेगा, वो कहाँ पर बनने वाला है, तो वो ध्यान रखना है लेह लद्दाख में। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, लेह में, और लेह कहाँ है, लद्दाख में। और आपको ध्यान रखना है कितनी ऊंचाई पे इसे बनाया जाएगा, जिसे हाई एल्टीट्यूड कहा जा रहा है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर, 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाएगा। और 11,000 की ऊंचाई पर ये प्रशिक्षण केंद्र जो बन रहा है बनेगा, वहाँ ऑक्सीजन कम होगी। ऐसी स्थिति में जो खिलाड़ी हैं वो एक कठिन परिस्थितियों में रह के भी अपनी क्षमता वर्धन करेंगे। यहाँ पर 5 प्रमुख खेलों की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे हम बात करें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी। तो हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर बनने वाला ये क्या होगा जी, अपना केंद्र होगा, लेह लद्दाख में होगा। और 2028 के जो पैरा ओलंपिक्स होंगे उसके लिए यहाँ खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक साझेदारी हुई है, और साझेदारी किसके मध्य हुई है, साझेदारी हुई है, ये ध्यान रखना, LAHDC के मध्य। तो एक तो आपको LAHDC याद रखना है, एक ध्यान रखना है जी आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई है, एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से इसकी स्थापना की जानी है। कहाँ पर, लेह लद्दाख में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, NCERT का 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 66। NCERT आपको पता ही है, और कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो और उसने NCERT नाम सुना हो, नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है NCERT क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक यानी नेशनल काउंसिल फॉर किसके लिए है, अनुसंधान व ट्रेनिंग, यानी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च, अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। और आपको पता होना चाहिए NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो NCERT की जो स्थापना है वो हुई है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये इसका कौन सा स्थापना दिवस हो गया है जी, 65वां स्थापना दिवस हो गया है। ठीक है, तो 65वां स्थापना दिवस हुआ है, स्थापना दिवस। और NCERT पता है ये बोर्ड भी है, साथ साथ इसके द्वारा बुक्स भी निकाली जाती है। और इसका जो प्रोग्राम है वो नई दिल्ली में बनाया गया था, और उसमें मुख्य अतिथि रहे थे हमारे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी। और इनके द्वारा कई सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, और उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है भारतीय भाषाओं को अनुवाद करने की भी सुविधा यहाँ पर दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास, ये अभ्यास जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था अगस्त सितंबर में। कब, अगस्त सितंबर में आयोजित किया गया था 2025 में। कहाँ, कामेंग में, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें युद्ध कौशल 3.0 की, कि युद्ध कौशल 3.0 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी कठिन पर्वतीय भूभाग है वहां पर मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता विकसित करने के लिए टेक्निक्स का प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो है कामेंग क्षेत्र में किया जा रहा है। नवीन जो ड्रोन टेक्निक्स आ रही हैं, जो निशानेबाजी है, रियल टाइम टारगेट इंस्क्रिप्शन है, उसको इसमें यूज किया जाएगा। और अश्विन प्लाटून ने पहली बार इस परिचालन में भाग लिया है, तो अश्विनी को भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री
16 का नहीं 14 का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए अमरोई मेघालय, ऑप्शन बी कामेंग अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लेह कश्मीर, ऑप्शन डी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान रखना है सैन्य अभ्यास है मैत्री, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या है ये? एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो द्विपक्षीय में एक ध्यान रखना भारत और एक थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच में ये आयोजित किया जाता है। अभी कहाँ पर किया गया है इस साल का और कब किया गया है? तो 1 से 14 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो अमुराई, अमुराई में आपको ध्यान रखना है जॉइंट ट्रेनिंग नोड पे, ठीक है। तो जॉइंट ट्रेनिंग नोड अमरोई में, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो ये भी ध्यान रखना, ये इसका 14वां संस्करण है। अगर स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाता है तो पूरा डिटेल से आपसे पूछा जाएगा। और इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई में किया गया 1 से 4 सितंबर 2025 को। दोनों देशों के बीच एक जो सैनिक कॉरपोरेशन है या सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया गया। भारत की तरफ से 120 सैनिक, थाईलैंड की ओर से 53 सैनिकों ने यहाँ पर भाग लिया है। जो अर्ध शहरी इलाके हैं वहां पर आतंकवादी अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया है। द्विपक्षीय एक सैन्य अभ्यास है, ये इसका 14वां संस्करण है। यानी इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2006 में इसका प्रारंभ हुआ है। सही आंसर क्या है जी? उमरोई, उमरोई मेघालय, ठीक है। और मैं बता दूं, स्टार मार्क कर लो, सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन ए 110वीं, ऑप्शन बी 112वीं, ऑप्शन सी 115वीं, ऑप्शन डी 118वीं। इंडेक्स, इंडेक्स में आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि भारत की रैंक कितनी है, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि इंडेक्स का नाम क्या है और इंडेक्स की जो है पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। अगर हम बात करें इसी शीर्ष देश कौन से हैं, तो अगर पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है कौन है? आइसलैंड। और आइसलैंड इस साल नहीं, लगातार 7 साल से जो है नंबर 1 पर आ रहा है। तो प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का, आइसलैंड। फिर सेकंड, कम से कम 3 तो याद रखना, सेकंड कौन सा है? आयरलैंड। सेकंड पे कौन है? द्वितीय पे आयरलैंड, आयरलैंड। तीसरे पे न्यूजीलैंड। तीसरा स्थान किस रहा है? तो तीसरा स्थान है न्यूजीलैंड का। फिर बात करते हैं भारत की कि भाई भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत के स्थान की बात कर लेते हैं और भारत का स्थान है 115वां, 115वां, ठीक है। साथ में भारत का तो स्कोर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 2.229 है, ठीक है। कितना स्कोर है भारत का? 2.229, 2.229 भारत का स्कोर है। और स्थान कितना है? 115वां है। 3 टॉप पूछ ले तो आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ध्यान रखना है। और ये लगातार जो है वैश्विक शांति में लगातार गिरावट आ रही है। पिछली बार से हमारा जो प्रदर्शन है भारत का वो 0.58 जो है बेहतर है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है जी? 115वां है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए राशिद खान, ऑप्शन बी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी बाबर आजम। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट किसने लिए हैं जी? राशिद खान ने। राशिद खान के द्वारा 150 विकेट लिए गए हैं। राशिद खान का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं,
लेग स्पिनर है जिनके द्वारा 150 विकेट लिए गए हैं और इन्होंने सिर्फ 98 T20 मैचों में, ठीक है, तो 98 T20 मैचेस में ही इन्होंने 150 विकेट का अपना स्कोर पूरा कर लिया है। राशिद खान को ध्यान रखना है, यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, तो राशिद खान। और इन्होंने ये जो आपका जीता था वो किसके अगेंस्ट जीता था, तो आपको पता है कि इनकी टीम ने यूएई की टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक जी, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 40 पदक, ऑप्शन बी 50 पदक, ऑप्शन सी 58 पदक, ऑप्शन सी 65 पदक। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 पूछा क्या है, देखो स्वर्ण पदक। अब कई बार हम जब प्रश्न पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी करके ऐसे क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है स्वर्ण पदक, कुल पदक नहीं पूछ रहा है, ये स्वर्ण पदक पूछ रहा है। कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो आपको ध्यान रखना है शामकैंट शहर में, शामकैंट शहर में कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ, कजाकिस्तान में आयोजन हुआ, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। 12 दिन तक ये चली थी, अलग अलग जो है निशानेबाजों ने इसमें भाग लिया था। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो शीर्ष अगर हम बात करें पदक तालिका की, और पदक तालिका में जो है किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने। प्रथम स्थान पे कौन रहा है, भारत। और भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते, ये अगर पूछे तो ध्यान रखना 99, कुल पूछ ले तो 99। अगर बोल रहे हैं भाई स्वर्ण कितने हैं, तो स्वर्ण ध्यान रखना 50 पदक है, स्वर्ण है 50, टोटल है 99। फिर भाई सिल्वर भी ध्यान रख लेना, और सिल्वर कितने हैं, तो सिल्वर है जी 26। फिर कितने ब्रॉन्ज पूछे, अगर कांस्य पूछ ले तो कांस्य भी ध्यान रखना, और कांस्य है कुल 23। यानी ऐसा अगर हम करें तो टोटल जो होते हैं ये होते हैं 99, और 99 के साथ भारत जो है पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरे स्थान पे कौन रहा है, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है होस्ट देश ने, और ये है कजाकिस्तान। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा है, कजाकिस्तान के द्वारा कुल जो है 70 पदक जीते गए हैं, और इसमें से जो है 21 गोल्ड थे। तीसरे स्थान पर चाइना रहा है, और जो तीसरे स्थान पर चाइना है उनके द्वारा कितने पदक जीते गए हैं, तो कुल ध्यान रखना 37 पदक जीते गए, और 37 में जो है अपने 15 गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जब भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ी भी शामिल थे, है ना। तो राजस्थान के वैसे भी निशानेबाज जो है एक से एक धुरंधर है, मास्टर है। तो यहाँ पर राजस्थान ने भी कुल कितने, तो राजस्थान ने 25 पदक जीते हैं, और इस 25 में से 13 गोल्ड है। तो राजस्थान के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको मिल जाता है। और 3 गोल्ड तो एक ही व्यक्ति ने जीते हैं राजस्थान के शूटर ने, और वो है अभिनव। अभिनव ने 3 तो गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर यहाँ पर प्राप्त किया है, ये ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है जी 50। अगर पूछता कुल पदक तो कुल तो 99 थे, है ना। अगला प्रश्न, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर संग्रह की कितनी दरें रखी गई? ऑप्शन ए 4 दरें, ऑप्शन बी 3 दरें, ऑप्शन सी 2 दरें, ऑप्शन डी 1 दरें। तो यहाँ पर बात हुई है 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, और इस बैठक में जो है आपको पता है जीएसटी 2.0 कहा गया था, या जीएसटी सुधारों को लागू किया गया था। जीएसटी सुधारों को लागू किया था, और उस समय एकदम मतलब बूम आ गया था हर न्यूज़पेपर में, जहां बात करो जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। इस परिषद की जो बैठक थी, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता आपको पता है कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। और अपने केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण,
श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। कहाँ हुई थी बैठक? नई दिल्ली में हुई थी, 56वीं बैठक थी और इसमें जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए। और जीएसटी रिफॉर्म में किया क्या गया, तो जो 4 स्तरीय जो रेटें थी, 4 स्तरीय संरचना थी, उसमें बदलाव करते हुए 2 रेट लागू की गई, 2 रेटें लागू की गई। यानी अब जो होगी रेट लागू हुई कि अब क्या होगी, जीएसटी की 2 ही रेट होगी। तो अब जीएसटी की 2 दरें होगी, पहले कितनी थी, 4 थी। तो अब 2 दरें कौन सी रहने वाली हैं, तो 2 दरों में एक 5% और एक कितनी, 18%। ठीक है, तो एक तो हो गई 5% और एक हो गई 18%। 5% जो है इसे मेरिट रेट कहा गया और इसे कहा गया जी स्टैंडर्ड रेट। तो ये हो गई मेरिट रेट और ये नीचे वाली जो 18% है वो हो गई स्टैंडर्ड रेट। और पहले कौन सी और थी, तो पहले भाई एक थी 5 के साथ जो है 12 थी और एक जो थी 28 थी। इन दोनों दरों को समाप्त कर दिया गया और अब 2 ही दरें रखी गई थी। और 2 दरों में एक कौन सी है, एक 5% और एक 8% है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिन्हें जीएसटी से भी मुक्त रखा गया। ठीक, तो सही आंसर क्या है, 2 दरें, एक कौन सी है, एक तो है 5% और एक है 18%। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोचिप का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम 32, ऑप्शन बी अश्विनी 65, ऑप्शन सी पृथ्वी 32, ऑप्शन डी ध्रुव 65। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोचिप। और जब ये माइक्रोचिप लॉन्च हुई थी तो मोदी जी ने बकायदा इसको लॉन्च किया था, कब, तो सेमिकॉन इंडिया में। तो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था। और ये जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, ये हुआ था आपके सितंबर में। सितंबर में इस सम्मेलन के जो दौरान है भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोचिप को लॉन्च किया गया था। माइक्रोचिप का लॉन्च किया गया था, किसने किया था, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसका नाम रखा था जी, क्या, इसका नाम रखा है विक्रम 32। विक्रम 32, विक्रम इसका नाम है, 32 बिट ये है, इसलिए इसे विक्रम 32 कहा गया था। और इसके जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनको इससे किया गया था। और इसी को भारत का डिजिटल डायमंड भी कहा गया था। इसी को भारत का डिजिटल डायमंड कहा गया है क्योंकि इससे हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, अपनी आत्मनिर्भरता स्थापित कर पाएंगे। इसकी एक रील जो है वो, या शॉर्ट वीडियो जो है वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। ये एक क्या है, ये 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 32 बिट वाला एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम क्या है, विक्रम 32। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्रुव को भी ध्यान रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, NIRF समग्र रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। ठीक है, तो आपको पता है कि हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है और ये जो रैंकिंग है जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। और ये जो रैंकिंग है इसमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं,
ठीक है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी की गई, और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर संस्थाओं की रैंकिंग की जाती है। और इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में, ठीक है, तो समग्र श्रेणी में जो शीर्ष स्थान है वो किसने प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये स्थान प्राप्त किया गया है। समग्र श्रेणी में पहला स्थान। यह संस्थान जो है इंजीनियरिंग में, अनुसंधान में, इनोवेशन में काम करती है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। अगर इससे बात की पूछ ले तो आईआईएससी बेंगलुरु ध्यान रखना है, आईआईएससी बेंगलुरु। तीसरे नंबर पे आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई को ध्यान रखना है, जो कि तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, तो आईआईटी मुंबई नहीं है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली है। तो ये तीन संस्थान जो है टॉप पोजीशन पे रहे हैं, किसमें? एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत। ठीक, तो इसका सही आंसर है जी आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न, अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए मदर मैरी एंड मी, ऑप्शन बी मदर्स इज हैप्पी, ऑप्शन सी मदर माई कम्स टू मी, ऑप्शन डी मदर कम्स टू वर्ल्ड ऑफ पैराडाइज। तो यहाँ पर ध्यान रखना सही आंसर है मदर, और मदर माई नहीं है, ये मैरी है, मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय कौन है? अरुंधति रॉय एक बहुत बड़ी लेखिका है जिनके द्वारा ये जारी की गई है। और इसका प्रकाशन कब किया गया इस बुक का? तो इस पुस्तक का प्रकाशन जो है सितंबर 2025 में किया गया है। यहाँ पब्लिशर जो है वो कौन थे? पेंगुइन इंडिया थे। तो पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशन किया गया है। बुक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अरुंधति रॉय की ये बुक है, नाम क्या है? मदर मैरी कम्स टू मी। और इन्होंने इसमें उनकी और उनकी माँ जो मैरी रॉय थी, उनकी जो रिलेशनशिप है उनके बारे में जो है पूरा वर्णन किया है। इनका एक उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनके लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो सही आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न, यूएस ओपन का सिंगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी गिरिल क्रिस्टीना, ऑप्शन सी सात्विक साईराज, ऑप्शन डी चिराग शेट्टी। यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और ये जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। संबंध कहाँ से है इनका? स्पेन के खिलाड़ी हैं, और स्पेन के इन खिलाड़ी ने फाइनल में किसको हराया है? तो आपको ध्यान रखना है विजेता जो थे वो हैं आपके कार्लोस अल्काराज, और जो उप विजेता हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं जॉनिक सिनर, जॉनिक सिनर। तो जॉनिक सिनर को इन्होंने हरा दिया है और आपको खिताब प्राप्त कर लिया है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जॉनिक सिनर हैं वो कहाँ के हैं? ये इटली के खिलाड़ी हैं, और इटली के इन खिलाड़ियों को हराकर जो कार्लोस अल्काराज हैं उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अल्काराज ने 2022 में भी पहली बार और 2025 में दूसरी बार इसका युगल खिताब जीता है, यानी 2 बार जो है ये इस खिताब को जीत चुके हैं। तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, जुपिटर सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। जुपिटर, जुपिटर क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, और ये किस देश का है? जर्मनी का ये सुपर कंप्यूटर है। और जर्मनी के सुपर कंप्यूटर को जर्मनी ने अभी लॉन्च कर दिया है, और ऐसा माना जा रहा है ये यूरोप का अब तक का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है। और इसको स्थापित किसने किया है? तो जुलिच सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, और इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा ही है। बट ये अपना प्रश्न नहीं है, आपसे तो पूछ ले भाई जुपिटर क्या है, तो भाई ध्यान रख लेना एक सुपर कंप्यूटर है। किसने विकसित किया है? जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, जोनास गहर स्टार
किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन डी सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो जोनास गाहर स्टार जो है हाल ही में इन्हें नॉर्वे का प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, तो नॉर्वे का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जोनास गहर स्टार को किया गया है और 10 सितंबर 2025 को इनको ये चुना गया था। इनका संबंध किससे है? तो ये री इलेक्शन हुए हैं, यानी फिर से इन्होंने पदभार ग्रहण करने की बात की है। 14 अक्टूबर 2021 से पहले भी ये थे, फिर बाद में अभी भी ये हैं। इनकी पार्टी का नाम है सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी। ठीक है, तो पार्टी कौन सी है? सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के ये जो है कैंडिडेट हैं और इनके द्वारा जो है अभी फिर से जीता गया ये इलेक्शन। 2021 में भी इन्होंने जीता था, अभी भी इन्होंने ही ये इलेक्शन जीता है। तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे के पीएम को। ठीक, तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न, डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी जगत आनंद। तो सही आंसर है अनुपम खेर, और इसमें तो याद ही करना पड़ेगा। अनुपम खेर पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये इन्होंने लिखी थी। लेसन लाइफ टॉट मी अनलॉइंगली, ये भी इसकी बुक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये भी इनकी बुक है जो इन्होंने जो है कोरोना काल में लिखी थी। और इनकी चौथी जो बुक है वो है डिफरेंट बट नो लेस, और इसके लेखक कौन है? अनुपम खेर है। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रकाशन हे इंडिया पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाना है। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई मंत्री किस देश द्वारा नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अल्बानिया इसका करेक्ट आंसर है। और देखो ऐसे प्रश्न में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही याद रखना है कि भैया अल्बानिया ने देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लक्ष्य के लिए जो है एक पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनित सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। और इसको जो प्रधानमंत्री अल्बानिया की एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा भी की है, और इसका नाम क्या रखा है? डीएला। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, पहला एआई मंत्री, और पहला एआई मंत्री का नाम क्या है? डीएला। और इनका पद क्या है? इनका पद है जी डिजिटल मंत्री। तो अब नए एक मंत्री आ गए हैं जी, डिजिटल मंत्री अल्बानिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सियोम प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सियोम प्रहार युद्धाभ्यास, सियोम प्रहार युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के द्वारा। तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान के द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इस अभ्यास का आयोजन या युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है अरुणाचल बहुत सेंसिटिव एरिया है, वो चीन सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं, और यहाँ पर सेना अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करना चाह रही है, इसलिए इस अभ्यास को यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर इस अभ्यास का जो नामकरण है वो नामकरण किस पर किया गया है? सियोम नदी पर, सियोम नदी के नाम पर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है जी, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025, और ये जो पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो भारत के अर्थशास्त्री को दिया गया है। किनको? पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन
मनमोहन सिंह को दिया गया है, मनमोहन सिंह। और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? तो इनके आर्थिक सुधार लागू करने के लिए। और आपको पता ही है कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, उन एलपीजी रिफॉर्म को राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है क्या आया था, बूम आया था। और उनको इसके लिए ये पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। और पीवी नरसिम्हा राव खुद इनके साथ उस समय रहे थे। ठीक है, तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न, एडफेलसीवैक्स किस रोग के लिए विकसित की गई वैक्सीन है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मलेरिया। एडफेलसीवैक्स जो है एक आपकी वैक्सीन है, और ये जो वैक्सीन है किस रोग के लिए है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो मलेरिया रोग के लिए है। तो मलेरिया रोग के लिए भारत में विकसित एक वैक्सीन है, भारत में विकसित वैक्सीन है। और रोग कौन सा है जी? मलेरिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए संध्या कार्की, ऑप्शन बी सलीमा बेग, ऑप्शन सी सुशीला कार्की, ऑप्शन बी बिचेंद्री घोष। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, और जब ये बनी थी तो मतलब सब जगह इनकी चर्चा थी, क्योंकि इतने सालों बाद किसी देश में जो है, मतलब नेपाल में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की है। इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो इनको शपथ दिलाई है जी राष्ट्रपति जी ने, है ना। और राष्ट्रपति जी कौन है नेपाल के? तो उस समय राष्ट्रपति जी थे रामचंद्र पौडेल जी के द्वारा इन्हें जो है शपथ दिला गई। और उस समय ये काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि जेड जी का उस समय जो है माहौल चल रहा था नेपाल में। उस समय संसद भंग हो गई थी, चुनाव हो रहे थे, और कहा गया था भाई 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। और ऐसे में जो है इनको क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वैसे पेशे से ये वकील हैं, पूर्व न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, और इनकी जो पूरी पढ़ाई है वो इसी क्षेत्र में की गई है, और इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है जी सी। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यानी ये क्या है? एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। ठीक है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, और इसका आयोजन जो है वो कब किया जाना है? 2026 में किया जाना है। कहाँ पर? तो भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? क्योंकि 3 देश मिलकर जो है इसकी मेजबानी कर रहे हैं, जो तीनों उत्तरी अफ्रीका के देश हैं। तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? 3 देशों के द्वारा। मेजबानी 3 देशों के द्वारा की जा रही है। पहले कौन है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और इन तीनों देशों के द्वारा इसका जो शुभंकर है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। कुल 48 टीमें इसमें भाग लेगी, और जो है इसके लिए टिकट्स वगैरह की बुकिंग भी अभी शुरू हो गई है। और अमेरिका के जो है न्यू जर्सी स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में इसको खेला जाना है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका शुभंकर भी अभी जारी हो चुका है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दुबई में भारत की किस संस्था का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला गया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन डी आईआईटी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है जी आईआईटी अहमदाबाद। और आईआईटी अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस जो है वो कहाँ खुलने वाला है? दुबई में खुलने वाला है।
ठीक है, तो दुबई में खोला जाएगा और इसमें जो कार्यक्रम है वो खोला जा चुका है और इसका उद्घाटन में वहाँ के जो शेख थे, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद, उनके द्वारा भाग लिया गया था। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का संबंध किस मुद्दे से है? ऑप्शन ए यूक्रेन रूस, ऑप्शन बी इराक ईरान, ऑप्शन सी इजराइल फिलिस्तीन, ऑप्शन डी चीन ताइवान। न्यूयॉर्क घोषणा जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर की जा रही है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में समाधान हेतु किया गया है और इसका अभी हाल ही में जो है भारत ने भी समर्थन किया है। भारत ने इसका समर्थन किया है, किसका? न्यूयॉर्क घोषणा का। तो जो न्यूयॉर्क घोषणा है उसका समर्थन भारत के द्वारा भी किया गया है सितंबर 2025 में। और जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है उसमें फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान या जो द्विराज्य सिद्धांत का समाधान है वो किए जाने की बात की है और लगातार जो है भारत भी इसमें शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है सी। अगला प्रश्न, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो इंजीनियर्स डे हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को भैया इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन क्या हुआ था, 1 जुलाई को नहीं मनाया जाता, 15 सितंबर, ये तो डॉक्टर्स डे है ना? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर आपको ध्यान रखना, करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और इस दिन डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में यानी 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ये आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ था एम विश्वेश्वरैया का। और एम विश्वेश्वरैया का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। और ये जो है भारत के पहले इंजीनियर भी माने जाते हैं और इन्हें आधुनिक भारत का महान इंजीनियर भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न भी 1955 में दिया जा चुका है। नाइट की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न, बैराबी सेरांग रेलवे लिंक प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। बैराबी सेरांग रेलवे लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है पूर्वी जो हमारा भारत है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट का नाम है बैराबी सेरांग रेल लिंक परियोजना। क्या करेगा ये, कहाँ पर है? तो ये जो रेल लिंक है वो मिजोरम की राजधानी आइजॉल को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार रेल लिंक नेटवर्क से जोड़ेगा या रेल नेटवर्क से जोड़ेगा, है ना? तो रेल नेटवर्क से इससे जोड़ा जाएगा। तो कहाँ की योजना है? तो मिजोरम की ये महत्वपूर्ण योजना है। सी इसका सही आंसर है। और इसकी पूरा जो रेलवे ट्रैक होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? तो 51 किलोमीटर का रेल मार्ग होगा। ये 51 किलोमीटर का रेल मार्ग होगा और इससे पहली बार, और इससे फायदा क्या होगा? जो हमारा ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको बेनिफिट मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। अब सीधा जो है मिजोरम की राजधानी से भारत के बाकी हिस्सों को रेल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए ईस्ट जोन, ऑप्शन बी वेस्ट जोन, ऑप्शन सी
सेंट्रल जोन, ऑप्शन डी साउथ जोन। दलीप ट्रॉफी, पहले तो दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। यदि हम बात करें इसके विजेता की, तो इस बार के विजेता और उपविजेता कौन है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बार के जो विजेता हैं वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने किसको जीत हराया है, वेस्ट जोन को। तो सेंट्रल जोन विजेता है और वेस्ट जोन जो है वो इसमें उपविजेता है ना। तो सेंट्रल जोन ध्यान रखना इसका सही आंसर है, उसके द्वारा ये खिताब जीता गया है। और इसमें कप्तानी किसने की थी, स्वरूप पाटीदार के द्वारा की गई थी। और ये जो है सेंट्रल जोन का छठा खिताब है इस ट्रॉफी का। ठीक है, कौन सा खिताब है जी, छठा खिताब है। तो छठी बार इसने ये खिताब जीता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। प्रश्न को आराम से पढ़ें। क्वेश्चन है कि 2026 में मेजबानी जो है किस देश के द्वारा की जाएगी, यानी 26 में मेजबान कौन बनेगा, तो ये ध्यान रखना पाकिस्तान। तो एससीओ का शिखर सम्मेलन, पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो था 25वां कहाँ हो रहा है, वो हमने चीन में पढ़ा था, तियान चीन में। और ये क्या है भाई, 26वां कहाँ होगा या 2026 वाला, तो ये पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने बताई थी। शंघाई 5 2001 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, शंघाई 5 के नाम से चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब बातें हम कर चुके हैं। 26वां कहाँ हुआ है आपको, तो ध्यान रखना 25वां हुआ है तियानजिन में, और 26वां कहाँ होगा, तो 26वां जो है किर्गिस्तान में होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगर 26वें की बात कर रहा है तो ये जो बिश्केक में होगा। यहां पर थोड़ा सा आंसर आप इसको चेंज कर दीजिएगा, ये 27वां है जो कहाँ होगा, 27 में होगा। ठीक है, तो 27वां ये है। ठीक है, और ये कब होगा, 27 में होगा, पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए जो है वो है 32वीं, ऑप्शन बी है 35वीं, ऑप्शन सी है 38वीं, ऑप्शन डी है 42वीं। एक और इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न, और इंडेक्स से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आप ध्यान रखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किसके द्वारा की जाती है, तो जारी की जाती है जी वीपो के द्वारा। ठीक है, वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। वीपो के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहली बार कब किया था, तो पहली बार किया गया था 2007 में इसका प्रकाशन। ठीक है, अगर हम बात करें इस साल की रिपोर्ट की, तो इस साल में पहले स्थान पर कौन रहा है या कुल देश कितने हैं, तो कुल जो देश हैं वो है 139। फिर हम बात करते हैं शीर्ष देशों की या शीर्ष स्थान की, तो शीर्ष स्थान में पहला स्थान आपको ध्यान रखना है। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहला किसका है, स्विट्जरलैंड का। दूसरा किसका है, स्वीडन का। तीसरा किसका है, अमेरिका का। बोले मैडम हो गया ये तो सारा, नहीं जी, अभी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या जी, इंडिया का स्थान क्या है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसकी जो रैंक है वो कितनी हो गई है, 38। तो भारत का स्थान कौन सा है, और भारत का स्थान है 38वां। भारत का स्थान कौन सा है, 38वां है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इनोवेशन को कहते हैं, इसे हिंदी में लिख लेना वैश्विक नवाचार सूचकांक, कहीं दिक्कत हो जाए सूचकांक है ना, हमें पता चले इंग्लिश का हिंदी ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक। अगला प्रश्न, बीसीसीआई टीम इंडिया के लिए नया स्पॉन्सर कौन बना है। ऑप्शन ए एमआरएफ टायर, ऑप्शन बी बूस्ट, ऑप्शन सी अपोलो टायर, ऑप्शन डी
फ्लिपकार्ट। तो ऑप्शन सी यानी अपोलो टायर जो है इसका सही है। तो बीसीसी इंडिया जो टीम है उसके लिए नया स्पॉन्सर हमें मिल गया है अपोलो टायर। और अपोलो टायर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो कब तक के लिए हुआ है, वर्ष 2028 तक के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, समझौता हुआ है, एग्रीमेंट है, इसकी स्पॉन्सरशिप 2028 तक वैलिड रहेगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। कैट क्या है, ये है आपका कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्था है जो कर्मचारियों के, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं, उनके पेंशन के, उनकी सेवा शर्तों के, उनको देखती है। ठीक है। और इसका जो 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित हुआ और कब आयोजित हुआ, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो 20 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम, और भारत मंडपम नई दिल्ली में है। वैसे राजस्थान मंडपम भी बन रहा है, तो ये भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था BR गवई ने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण राम कृष्ण गवई। उस समय वही थे, अभी जो है सूर्यकांत जी हैं, पहले उस समय थे वो यही थे, इनके द्वारा इसका किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कैट जो है उसकी स्थापना किसके तहत की जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत जो है कैट का गठन किया गया है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके कैट की स्थापना की गई थी। जो भी आपके कर्मचारी होते हैं संघ के या राज्यों के अधीन, उनसे रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, उनकी लोक सेवाओं या उनके पदों पे नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती से संबंधित मामले, वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। कैट में यदि हम बात करें तो कुल जो है 169 सदस्य होते हैं और इसकी जो पीठ है वो नई दिल्ली में है और इसकी अन्य भी कई जगह पीठ स्थापित की गई है। ठीक है जी, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो नई दिल्ली या ऑप्शन में भारत मंडपम भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध अभिनेता को दिया गया है। ऑप्शन ए आशुतोष राणा, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी मोहन। स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार 4 स्टार पूछा जा सकता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 लेकिन किसके लिए दिया गया था, वर्ष 2023 के लिए। किसको दिया गया है, मोहनलाल। अब आप बोलेंगे मैडम हमने तो इस जो एक्टर है उनका नाम ही नहीं सुना है। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना है, ये कौन है, तो ये मोहनलाल जी जो है मलयालम के अभिनेता हैं। मलयालम अभिनेता हैं मोहनलाल जी। इनको यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2025 में, लेकिन दिया गया है 2023 के लिए। कब दिया गया था, तो 23 सितंबर को 71 जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान में प्रदान किया गया है इनको ये पुरस्कार। और जो पुरस्कार है वो 23 सितंबर को दिया गया था। अभिनेता भी है, निदेशक भी है, निर्माता भी है। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो आपको पता है कि दादा साहब फाल्के जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। पहली बार 1969 से शुरू हुआ था और पहली बार जो दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी को ये दिया गया था। पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पुरस्कार देता है, यानी सरकार का पुरस्कार है और सरकार का पुरस्कार है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे जुबिन गर्ग का संबंध किस राज्य से। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी
उत्तराखंड। जुबिन गर्ग, आपको पता है जुबिन गर्ग की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कब? 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर 2025 को इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और उसको लेके फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी कि क्या कारण है, और बाद में इसकी जांच वाच भी हुई कि लगातार अभी भी चर्चा में बना हुआ है। थे कौन बे ये? तो ये पूर्वोत्तर भारत के एक प्रसिद्ध गायक थे। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध गायक थे, प्रसिद्ध गायक या हम बोले संगीतकार थे। पूर्वोत्तर भारत में भी अगर बताना है तो ध्यान रखना असम में, है ना जी। तो ये क्या थे? असम के एक सुप्रसिद्ध गायक थे। बॉलीवुड में भी इन्होंने अपने गाने लिखे थे और इनके गाने बता दूंगी ना तो आपको अभी सारा याद आ जाएगा। और असम के क्या कहलाते थे? ये रॉक स्टार कहलाते थे। तो इन्हें असम का रॉक स्टार कहा जाता है। काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी इनकी डेथ को लेके हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है कि क्या कारण अचानक से इनकी डेथ हो गई उसको लेके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, असम सही आंसर है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर। आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार वाला जो आयुर्वेद दिवस था उसकी यदि हम बात करें तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में आयोजित किया गया। तो आपको पता है जब भी कोई दिवस होता है तो उसकी थीम होती है, और ये वाला जो थीम थी वो कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि गोवा में है वहां पर। इस दिवस की अगर थीम हमसे पूछ ले तो थीम ध्यान रखना आयुर्वेद, जन जन के लिए आयुर्वेद। ठीक है, तो जन जन के लिए आयुर्वेद और धरती के लिए आयुर्वेद, और धरती के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद, जन जन के लिए आयुर्वेद। ये इस साल की इसकी थीम की। आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। हर साल 23 सितंबर को डिसाइड किया गया है कि हर साल हम क्या बनाएंगे? इस दिवस को मनाने वाले हैं। ठीक है, तो सही आंसर है सी 23 सितंबर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का गोल्ड पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है? ऑप्शन ए बस्सी जयपुर, ऑप्शन बी रणपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी धोलिया गुजरात, ऑप्शन डी रोहिणी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 और इसमें भी गोल्ड पुरस्कार की बात हो रही है और गोल्ड पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत, रोहिणी ग्राम पंचायत को। और रोहिणी ग्राम पंचायत जो है वो कहाँ पर है? ये धुले जिले में है, और धुले जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो झोली जिले की जो है ग्राम पंचायत रोहिणी ग्राम पंचायत, इसे ई गवर्नेंस का गोल्ड पुरस्कार भी दिया गया है। यहाँ की सरपंच जो है डॉक्टर आनंद राव पावरा के नेतृत्व में इस पूरे गांव को क्या कर दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो पूरी पंचायत है वो ई पेपर वाली पंचायत है। ठीक है, ई पेपर वाली पंचायत है, यानी हम बोले तो पूरी तरीके से पेपरलेस ऑफिस प्रणाली इसमें यूज की गई थी। फिर अगर पूछ ले इसका रजत पुरस्कार किसे मिला है? तो पश्चिमी मजलिसपुर को। ठीक है, तो रजत पुरस्कार पूछा जाए तो पश्चिमी मजलिसपुर, दोनों आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी मजलिसपुर कहाँ आता है? तो ये आता है त्रिपुरा जिले में। ठीक है, पश्चिमी त्रिपुरा जिले के अंदर आता है मजलिसपुर, मजलिसपुर पश्चिमी त्रिपुरा जिले में, त्रिपुरा जिले में। इसको क्या मिला है जी?
रजत पदक मिला है, और रजत पदक जो मिला है, पुरस्कार मिला है, वो इन्हें मिला है नागरिक चार्टर को लागू करने के लिए। अगर पूछ रहे यहाँ पर आपको कि और भी किसी को पुरस्कार मिला है, तो आपको ध्यान रखना है पलसाना ग्राम पंचायत, और पलसाना ग्राम पंचायत कहाँ की है? सूरत की। तो पलसाना को ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, और पलसाना ग्राम पंचायत सूरत की है। अब सूरत बताने की जरूरत है क्या, कहाँ है? हाँ जी, पता है जी, चलो ठीक है ना। तो रोहिणी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी अनिल कपूर, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन डी आमिर खान। अभी मैंने बात की थी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में। वहां पर हमने किसकी बात की थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। ये पुरस्कार कहाँ हुए आयोजन? तो आपको ध्यान रखना है, इनका हुआ था विज्ञान भवन में आयोजन। ठीक है, कब? 23 सितंबर। तो 23 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किसने प्रदान किए? तो वही ध्यान रखना, ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए। अगर यहाँ पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बेस्ट बोल दो या सर्वश्रेष्ठ बोल दो, एक ही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को। और शाहरुख खान की जो मूवी थी उसका नाम क्या था? जवान। तो जवान जो मूवी थी, इनकी फिल्म थी, उसके लिए शाहरुख खान को राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है वो मिला है, और 33 सालों के बाद ये इनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार बहुत मिल चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। अगर पूछे कि भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और रानी मुखर्जी को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक माँ की भूमिका के लिए। अगर हम बोले कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये पुरस्कार मिला है 12वीं फेल, जो मनोज कुमार की है, 12वीं फेल, उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन जब हमारे यहाँ पाली में हुआ था, तब उस समय ये काफ़ी चर्चा में थी। और अभी आपको ध्यान रखना है, इस 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कितने सालों बाद? तो 61 सालों के बाद जो है, जो लखनऊ है या जो यूपी है, वो इसकी मेजबानी कर रहा है। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। कब से कब तक हुआ है? तो भाई ये ध्यान रखना 23 से 29 नवंबर तक होगा। और इसका उद्घाटन जो है कौन करेंगे? तो उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और इसकी जो डेट वगैरह है वो सितंबर में डिसाइड हो गई थी, इसलिए हम इसमें सितंबर में पढ़ रहे हैं। और ये कब होगा? तो 23 से लेके 29 नवंबर 2025 को इसका आयोजन होगा। 24 तारीख को इसका जो है उद्घाटन होने वाला है। और इसमें जो है पहली बार भारत में जम्बूरी का आयोजन जो है 1953 में हुआ था हैदराबाद में, और 1964 में प्रयागराज में लास्ट जम्बूरी हुई थी। उसके बाद कोई भी जम्बूरी का आयोजन यूपी में नहीं हुआ, यानी 61 साल बाद इस जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। सिंपल सा आंसर है, आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ? तो हैदराबाद। और हैदराबाद किस में आता है? तेलंगाना में।
हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन मतलब स्थापित की गई है। और ये एक तरीके से भारत का एआई व इनोवेशन हब बनेगा। और यहाँ पर सारे जो आपके कोर्सेज हैं वो एआई बेस्ड होंगे, जैसे बीटेक इन एआई या एमटेक इन मशीन लर्निंग या पीएचडी इन एआई एंड रोबोटिक्स। तो सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं वो किसके होंगे, एआई से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, ऑप्शन सी प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, ऑप्शन डी डॉक्टर विनीत कुमार जोशी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 वाला जो है वो दिया गया है डॉक्टर किसको, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। ये कौन है? तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को दिया है। ये एक आलोचक भी है, समीक्षक भी है, साथ में साहित्यकार भी है। तो ये साहित्यकार है और समीक्षक है, या हम कह सकते हैं कि ये आलोचक है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनको यह पुरस्कार, इनकी जो कृति है उसका नाम है कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि। इसकी जो रचना है उनका नाम है, क्या नाम है? कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि के लिए प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम भी ध्यान रखना। और इनको दिया गया ये पुरस्कार, और ये जो पुरस्कार है वो भोपाल में एक समारोह के दौरान दिया गया था। ये इनकी पूरी जो बुक है वो किस पर आधारित है? तो वास्तुशिल्प पर। तो वास्तुशिल्प पर आधारित है ये जो कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि बुक, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक प्राप्त किया? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी कोई पदक नहीं। देखिए, नीरज चोपड़ा जी को जो है हमें पता है कि इन्होंने ओलंपिक में दूसरा व्यक्तिगत मेडल जीता था, और उस समय जो है इनके नाम पर ही भाला फेंक दिवस भी शुरू किया गया था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डायमंड लीग फाइनल की, और ये जो डायमंड लीग है इसका आयोजन कहाँ किया गया? ज्यूरिख में किया गया। कब? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा कौन है? तो भाई नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी है, और भाला फेंक को ही जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। और इन्होंने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। या तो रजत पदक बोल दो या दूसरा स्थान बोल दो, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन बोल दिया जा सकता है। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हुआ इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजन हुआ है। कब हुआ था? 28 अगस्त 2025 को। और यहाँ पर जो है इनके द्वारा एक थ्रो किया गया, मतलब जो भाला फेंका जाता है वो भाला फेंका गया था, और भाला फेंका गया था 85.01 मीटर का। ठीक है, और अगर हम बोले कि इस प्रतियोगिता में, इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भाई इन्होंने तो रजत पदक जीता है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है जूलियन वेबर। ठीक है, तो जूलियन वेबर ने, वेबर, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितने मीटर का फेंका था? 91.51 मीटर का, 91.51 मीटर का। और जबकि इन्होंने फेंका है जी 85.01 का, तो इन्हें मिल गया है जी रजत पदक। अगला प्रश्न, भारत की किस मिसाइल को रेल मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन ए प्रधान भूमि 2, ऑप्शन बी नागिका, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी अग्नि प्राइम। भारत की किस मिसाइल को रेल मोबाइल लॉन्चर, यानी अब चलती रेल से भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। चलती रेल का मतलब समझ रहे हो कि अब अगली पीढ़ी की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कौन सी? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम आपको ध्यान रखना है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। और ये जो सफल प्रक्षेपण है वो कहाँ से किया गया है? चलती हुई ट्रेन से भी अब मिसाइल को
फेंका जा सकता है। और ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है, तो 2000 किलोमीटर है। यानी 2000 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकती है और इसके द्वारा अग्नि 2 को रिप्लेस किया जाएगा। अग्नि 2 मिसाइल का स्थान ये लेने वाली है। और उस समय जब इसकी न्यूज़ आई थी तो चलती ट्रेन से इसको लॉन्च किया गया था और पहली बार इस तरीके की कैनेटाइज जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ये क्षमता है। और ये जो प्रशिक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा और जो स्टैटिक फोर्स कमांड है या जो भारतीय सशस्त्र बल है उन सब ने मिलकर किया था। और अग्नि प्राइम मिसाइल को जो है ऑपरेशनल किया गया था एक ट्रेन के माध्यम से, यानी ट्रेन के माध्यम से इसे छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करने पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी जिलानी मोदी, ऑप्शन डी शैली माथुर। यूएनईपी का यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 और ये दिया गया है जिलानी मोदी को। तो जिलानी मोदी आपको ध्यान रखनी है, इनको यह अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। तो यूएनईपी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में एक आयु भी सीमा निर्धारित की गई है, 30 वर्ष से कम के युवाओं को ही ये दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही दिया जाता है। और वो भी युवा कौन से? जो कि पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हों या पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हों। पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हों उन युवाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 30 साल से छोटे लोगों को ही दिया जाता है। और इसकी अगर हम विनर की बात करें तो विनर कौन है? जिनाली मोदी है। और जिनाली मोदी की खुद की एक कंपनी है बिनाफी लेदर। इनकी कंपनी का नाम है बिनाफी लेदर जो है उसकी क्या है, ये संस्थापक हैं। इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा केले के पत्ते, ठीक है, का जो कचरा बनता है उस कचरे से ये इको फ्रेंडली लेदर बनाया गया है। यानी केले की फसल का कचरा और उस कचरे से भी ये लेदर इनके द्वारा इजाद किया गया है। यहाँ पर एक और आप ध्यान रखना, ये अवार्ड जो है किसको दिया गया है? जोसेफ गुंथिक को। ठीक है, तो जोसेफ गुंथिक को भी ध्यान रखना, जोसेफ न्यूथिक है ना, तो इनको भी ध्यान रखना कहाँ के हैं? केनिया के हैं। ठीक है, न्यूथिक, और ये कहाँ के हैं? केनिया के हैं। इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया। और एक और ध्यान रखना, नोएमी फ्लोरिया। ठीक है, नोएमी फ्लोरिया। ठीक है, तो नोएमी फ्लोरिया जो है इनको भी पुरस्कार मिला है। ये कहाँ की है? यूएसए है। तो 3 लोगों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछा गया है भारतीय तो भाई जिलानी मोदी ही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेजस सुखोई, ऑप्शन बी मिग, ऑप्शन डी राफेल। लॉन्च किया है नहीं, इसे क्या किया है? रिटायर किया है। ठीक है, ये आपको लॉन्च ध्यान नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस मिग की औपचारिक क्या की है? विदाई की है। लॉन्च नहीं है जी, ये विदाई है। और आपको पता है काफी चर्चा में था और वो है जी मिग 21 की जो है औपचारिक विदाई कर दी गई है। औपचारिक विदाई कर दी है अब, यानी हम इसको काम में नहीं लेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राजनाथ सिंह जो थे उनके द्वारा इसको औपचारिक विदाई दी गई थी। औपचारिक विदाई कब दी गई थी? 26 सितंबर 2025 को। किसके द्वारा?
25 सितंबर 2025 को किसने दी थी? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्या कारण था इसको विदाई देने का? तो भैया बहुत सारी दुर्घटनाएं जो वो हो रही थी, इससे कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। अगर हम बात करें इसे वायुसेना में कब शामिल किया गया तो 1963 को किया गया था। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, ठीक है। और अगर हम ध्यान रखें इसे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था, तो भारतीय सेना में शामिल किया गया था 1963 में। तो 1963 में इसे शामिल किया गया था और अभी इसको रिटायर कर दिया गया है 60 सालों के बाद, क्योंकि कई सारी जो है एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पर हो रहे थे, लेकिन कई सारे ऑपरेशंस में इसने बहुत अच्छा भी काम किया था। तो MiG-21 अभी रिटायर हो गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त, ऑप्शन डी 26 सितंबर। ये सबको आता होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष बनाया जाता है। क्यों बनाया जाए भाई 29 अगस्त को ही? क्योंकि भाई हॉकी के जादूगर कहलाने वाले इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है। तो इस दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और हॉकी के जादूगर को, इनके योगदान को ध्यान रखते हुए 29 अगस्त को हर साल हम खेल दिवस बनाते हैं। और इसी दिन जो है राष्ट्रीय जितने भी जो हमारे खेल पुरस्कार हैं वो भी इसी दिन दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो भी इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से खेल पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, एक तो ये पुरस्कार है। एक है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। एक कोचेस के लिए अलग से पुरस्कार होता है, और कोचेस के लिए जो पुरस्कार है उसको हम कहते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 3 ये जो पुरस्कार मुख्य रूप से, वैसे तो 6 हैं, 6 में मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी वगैरह ये सब है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। भारत को ओलंपिक में कई सारे स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाए हैं। और जो है इसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने लॉरेंस गैंग को औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो लॉरेंस गैंग जो है, ठीक है, इसको कनाडा में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। अब देखो इसकी तो जितनी बात करूंगे ना लॉरेंस गैंग की, वो आप सबको पता है ना। तो अभी लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कनाडा सरकार भी द्वारा। और इसके जो गैंग के हैं वो लॉरेंस बिश्नोई इसके हेड हैं। और जो लॉरेंस बिश्नोई है अभी वो गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन फिर भी ये हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तो इसका आंसर है जी सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी संजय मेहता, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी अंकित मल्होत्रा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ध्यान रखना शिरीष चंद्र मुर्मू है ना, कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रिश्तेदार मत समझ लेना, ये आपको ध्यान रखना है। किसका स्थान लेंगे? ये राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। आरबीआई की यदि हम बात करें तो आरबीआई में एक तो होता है गवर्नर और प्लस होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। डिप्यूटी बोल दो या हिंदी में बोलो तो डिप्टी बोल दो, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये इनको एक कार्यकाल की यदि हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 4 साल का इनका
कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 4 साल, सॉरी 4 साल का नहीं होता, इनका 3 साल का ही होता है ना, डिप्टी गवर्नर 3 साल इनका कार्यकाल होता है। अब हमने बात की यहाँ पर एक कौन होता है, गवर्नर। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर है। कौन से गवर्नर है, 26वें। तो 26वें गवर्नर है, नाम है जी संजय मल्होत्रा। यहाँ डिप्टी गवर्नर की बात कर ले तो डिप्टी गवर्नर में एक है यहाँ पर टी रविशंकर, टी रविशंकर। दूसरे कौन थे, जो राजेश्वर राव थे वो चले गए हैं और इनकी जगह कौन आ गए, श्रीश चंद्र मुर्मू। पहले हम डॉक्टर पूनम गुप्ता को लिखते हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये कौन सी है, दूसरी मेंबर है। तीसरी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, तो तीसरी कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन। और चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बन गए जी, शिरीष चंद्र मुर्मू। पहले कौन थे, राजेश्वर राव थे, शिरीष चंद्र मुर्मू। तो आरबीआई के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए अपन इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लास का अंतिम प्रश्न आज का, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भारत के किस बायोस्फीयर को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और आप इसको 100% जो है क्या कर ले, स्टार मार्क कर ले। और स्टार मार्क करके आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्रदेश या देश का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ, अच्छा ये लिखा हुआ है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप ध्यान रखना कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा बन गया है, 13वां। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को सूची ने मान्यता दी है। तो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया है। और आपको पता है उसी समय जो है नए रामसर साइट भी बने थे, एक तो बिहार का गोकुल जलाशय और एक बिहार की उदयपुर झील। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है। कौन सा, कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये थे सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर जहां से एग्जाम में संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हमने बहुत डिटेल से बात की है कि उससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो भी आपका छूटे नहीं, आप उसको आसानी से कर पाए। तो सितंबर जो है 2025 के राजस्थान के करंट अफेयर देख चुके हैं। सितंबर 2025 के इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम अगले महीने के करंट के साथ फिर मिलेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में कमेंट भी करना है कि किस प्रकार की वीडियो और आपको चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।